अपने लोग जो आज चैप्टर चालू कर रहे हैं, दैट चैप्टर इज़ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि भैया पार्टनरशिप में गुडविल का वैल्यूएशन से अपने लोग को क्या मतलब है और किस लिए क्या कर रहे हैं, अपने गुडविल का क्या लॉजिक है पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर में। तो बेटा एकदम सिंपल सा चीज़ को पहले समझो। सपोज़ करो दो पार्टनर है ए और बी, ठीक है। अब ये लोग एक नया पार्टनर को एडमिट कर रहा है सी, वो लोग एक नया आदमी को लेना चाह रहा है। तो बेटा इतना दिन से जो ये लोग पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, तो ये लोग का तो मार्केट में एक नाम हो गया ना, एक वैल्यू हो गया। अब तुम बोलेगा भैया जो नाम और वैल्यू हो जाता है उसको तो हम लोग गुडविल बोलते हैं। तो एग्जैक्टली ये लोग का एक नाम हो गया। तुम बोलेगा भैया इससे फ़ायदा ये होता है क्योंकि ये लोग का एक नाम हो गया मार्केट में, तो ये लोग को इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है। उन लोग के नाम से उन लोग का सामान बिक जाता है, ट्रेडिंग हो जाता है। कुछ भी एक सिंपल एग्जांपल ले लो, जैसे हल्दीराम है, हल्दीराम के नाम से उसका भुजिया बिक जाता है क्योंकि उसका एक ब्रांड है। वैसे ही ए और बी जो बिज़नेस कर रहा है, तो उन लोग का नाम बिज़नेस ऑलरेडी नोन हो गया बहुत सारे बायर्स को, बहुत सारे जगह पे। तो उन लोग का एक पार्टनरशिप फर्म का एक अच्छा रेपुटेशन मार्केट में बन गया है। तो ये चीज़, ये रेपुटेशन से फ़ायदा क्या होता है? ये रेपुटेशन से फ़ायदा ये होता है कि जैसे सपोज़ करो कि ये लोग जो चीज़ माल, जो बाकी जन माल 10 रुपया में बेच रहा है, ये लोग 12 रुपया में बेच रहे हैं और 12 रुपये में ये लोग का सामान बिक भी रहा है। तुम बोलेगा भैया ऐसे क्यों? ये लोग इतना दिन से बिज़नेस कर रहे हैं, लोग ऑलरेडी मतलब पुराना है और ये लोग फेमस हो चुका है। तो ये लोग जो भी चीज़ देगा वो आदमी लोग भरोसा करके ख़रीदेगा, और नया आदमी लोग जो आएगा उन लोग के ऊपर जल्दी से कोई भी दूसरे जो भी नया सेलर आएगा उसके ऊपर बायर्स लोग इतना ज़्यादा फेथ नहीं दिखाएंगे। जैसे हल्दीराम है, हल्दीराम ऑलरेडी मार्केट में है, तो हल्दीराम वाला अगर दाम ज़्यादा करके भी बेचेगा तो आदमी लोग खरीदेगा कि भाई ब्रांड का नाम है, सामान अच्छा मिलेगा। और कोई नया जन अगर मार्केट में आएगा तो अपने जल्दी से उसको प्रीफर नहीं करेंगे कि भाई बासी आ जाए, ख़राब आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो आपका जो नाम मार्केट में जो गुडविल बनता है वो आपको एक एक्स्ट्रा कमाई करने में मदद करता है। तो दैट इज़ कॉल्ड गुडविल। तुम देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, गुडविल क्या होता है? एक इनटेंजिबल एसेट है बिकॉज ऑफ विच फर्म यानी पार्टनरशिप बिजनेस इज़ एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट। ये एक नाम है जिसके कारण बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट आता है, ठीक है। एक इनटेंजिबल एसेट है जो बिज़नेस को ज़्यादा कमाई करने में मदद करता है। तो मैं आपको बता रहा था पार्टनरशिप बिजनेस में इसका क्या लॉजिक है। जैसे ए और बी है, अब ए और बी मान लो बिज़नेस कर रहा है, दो लोग ऑलरेडी मार्केट में नाम हो गया है, तो फ़ायदा हो रहा है। अब उन लोग अगर सी को एज अ पार्टनर ले लेगा तो सी को तो बना बनाया गुडविल मिल रहा है मार्केट में, उसको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये लोग क्या करेगा, ए और बी, वो लोग सी को बोलेगा तुम हम लोग का गुडविल यूज़ करोगे तो तुमको हम लोग को क्या देना पड़ेगा? प्रीमियम देना पड़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो नया पार्टनर आ रहा है उसको तो बना बनाया गुडविल का फ़ायदा हो रहा है। ए और बी जो इतना दिन से बिज़नेस कर रहा है वो लोग का ऑलरेडी मार्केट में नाम है, तो सी जब एज अ न्यू पार्टनर आ रहा है तो सी को गुडविल का जो बन चुका है ऑलरेडी बना बनाया नाम है उसका फ़ायदा हो रहा है, उसको इतना मेहनत नहीं करना होगा। तो ए और बी उसको बोलेगा कि आपको गुडविल के लिए क्या देना होगा? प्रीमियम। दैट मीन्स आपको कोई बना बनाया एसेट मिल रहा है, उसके लिए यू नीड टू पे समथिंग एक्स्ट्रा विच इज़ कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। तो नया पार्टनर जब भी आता है पार्टनरशिप बिजनेस में, ही इज़ रिक्वायर्ड टू पे प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसको उल्टा समझो, ए बी सी, 3 पार्टनर है, ए बी सी। इसमें से सपोज़ करो ए रिटायर हो रहा है, तो ए बोलेगा ना कि भाई मेरा भी तो नाम बनाया हुआ है मार्केट में, इतना मैं भी मेहनत किया था, अब मैं बिज़नेस छोड़ के जा रहा हूँ तो मुझे भी गुडविल का कुछ हिस्सा एक्स्ट्रा दो। जब वो बिज़नेस छोड़ के जाएगा तो अपना कैपिटल, अपना प्रॉफिट सब लेके जाएगा। तो वो बोलेगा कि मैं इतना दिन मेहनत किया तो मार्केट में जो नाम हो गया उस नाम का भी मेरे को अलग से कुछ पेमेंट करो। तो वो गुडविल का भी कुछ हिस्सा घर लेके जाएगा। बात समझ रहे हो? तो रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन सब केस में अपने को गुडविल क्यों चाहिए? ताकि गुडविल रहेगा तो अपने प्रीमियम कैलकुलेशन कर पाएंगे, रिटायरमेंट के समय जान पाएंगे कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जो पार्टनर मर रहा है डेथ के समय में उसका कितना हिस्सा गुडविल में है। सो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल का कैलकुलेशन क्यों होता है समझ गया? गुडविल का कैलकुलेशन ज़रूरी है एडमिशन के समय में, लिख लेना, इट इज़ नीडेड ड्यूरिंग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब केसेस में, ठीक है। और भी कई केसेस है लेकिन अपने को 3 केस के बारे में ही पढ़ना है। अब सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकेंड पॉइंट बोलता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दिस इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब जो गुडविल सेल्फ जनरेटेड है उसको आप अपने बैलेंस शीट में मत दिखाओ। अपने को पता है ना गुडविल बैलेंस शीट का एसेट में आता है, अपने पढ़े हैं क्लास 11 में। तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए अलग से मतलब एक नियम बनाया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में, हर जन के लिए, एवरी कंपनी, एवरी फर्म, एक वो लोग के लिए, कि कोई भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में मत दिखाओ। अब तुम बोलेगा भैया व्हाट इज़ दिस सेल्फ जनरेटेड गुडविल?
तो बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? आज मैं सपोज़ तुम लोग को इतना दिन से पढ़ा रहा हूँ, इतना दिन से, तो मेरा भी मार्केट में नाम है, तो क्या मैं अपना मार्केट में जो नाम है, तो गुडविल है, क्या उसको बैलेंस शीट में दिखाने लग जाओ मेरा नाम इतना है, मेरा नाम का वैल्यू इतना है? तो बेटा नहीं दिखा सकते। सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो कभी दिखाया ही नहीं जा सकता। आप अपना फर्म का नाम कभी भी, गुडविल अपने बिजनेस का, आप कभी भी अपने बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते हो, जब अनलेस वो परचेस हो। अब तुम बोलेगा भैया ये परचेस गुडविल क्या होता है? मान लो हल्दीराम वाले को मैंने बोला भैया तुम्हारा बिज़नेस ख़रीदना है, तो मुझे ये बताओ तुम अपने बिज़नेस कितना में दोगे? तो हल्दीराम वाला मेरे को बोला कि भाई मेरा जो एसेट्स है वो 100 करोड़ का है, ठीक है, और जो लाइबिलिटीज़ है वो 20 करोड़ का है, तो नेट में मेरे पास 80 करोड़ का नेट एसेट है। मुझे हल्दीराम वाला बोला 100 करोड़ का मेरे पास एसेट है, 20 करोड़ का मेरे पास लाइबिलिटी है, तो नेट एसेट मेरे पास कितने रुपए का है? 80 करोड़ का है। तो मैं बोला कि ठीक है, फिर मैं तुमको 80 करोड़ दे देता हूँ, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी 80 करोड़ का है, 80 करोड़ रुपया मैं तुमको देता हूँ, तुम मेरे को अपना बिज़नेस बेच दो। तो मुझे बोलता है नहीं 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 भाई साहब, आपको 150 करोड़ देना पड़ेगा। तो मैं बोला 150 करोड़ क्या चीज़ का? तुम्हारे पास तो सामान 80 करोड़ का ही है, एसेट 100 करोड़ का है और 20 करोड़ का लाइबिलिटी है। मतलब अगर मैं तुम्हारा बिज़नेस ख़रीदता हूँ तो मुझे 100 करोड़ का एसेट मिलेगा और मुझे 20 करोड़ चुकाना पड़ेगा, तो मेरे पास तो 80 करोड़ ही बचेगा ना, तो मैं तुमको 80 करोड़ देता हूँ। तो वो बोलता है नहीं नहीं मेरे को 150 करोड़ चाहिए। तो मैं बोला 70 करोड़ एक्स्ट्रा क्या चीज़ का? बोलता है गुडविल का। बोला क्या चीज़ का गुडविल? बोलता है आपको मेहनत नहीं करना होगा, आप मेरे नाम के थ्रू ही माल बेचोगे तो बिक जाएगा। तो वो 70 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मेरे से क्या चीज़ का मांग रहा है? गुडविल का मांग रहा है। क्लियर हो गया? अब मैं अगर उसको 150 करोड़ देकर उसका बिज़नेस खरीद लूँ, तो जो 70 करोड़ रुपया मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ दैट इज़ गुडविल। इस गुडविल को बोलोगे परचेस गुडविल। मतलब आप किसी का बिज़नेस खरीदते समय, टेक ओवर करते समय, एक्विजिशन करते समय जो पैसा देते हो उसके नाम का, वैल्यू का, दैट इज़ कॉल्ड परचेस गुडविल। लेकिन जो गुडविल अपने आप मार्केट में जनरेट होता है क्योंकि आप इतना दिन से बिज़नेस कर रहे हो, तो उसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेस गुडविल यानी ये जो 70 करोड़ ये आप अपना बैलेंस शीट में दिखाओ क्योंकि आपने पैसा देके खरीदा। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपने पैसा देके नहीं खरीदा, ये अपने आप मार्केट में नाम हुआ, इसको आप बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। ये थियोरेटिकल पार्ट है बेटा, इसका कुछ चैप्टर से लेना देना नहीं है। मैंने आपको बता दिया गुडविल का कैलकुलेशन क्यों ज़रूरी है। जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसको गुडविल के लिए क्या देना पड़ता है? प्रीमियम। और कोई पार्टनर रिटायर होता है या डेथ होता है तो उसको गुडविल का कुछ हिस्सा मिलता है। तो इसलिए अपने को चाहिए कि गुडविल का वैल्यू कितना है बिज़नेस का। तो फर्म में गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए 3 मेथड है, 3 मेथड बताया गया है, जिसमें पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो बेटा किसी का अगर फ़ोन आ गया तो आई मे हैव टू पॉज द वीडियो और अनदर वीडियो आई मे हैव टू अपलोड, ठीक है। तो 3 मेथड बताया गया है गुडविल का कैलकुलेशन के लिए। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड को छोड़ के एक मेथड और होता है जिसको अपने बोलते हैं एन्युटी मेथड, ठीक है। लेकिन ये एन्युटी मेथड अपना क्लास 12 का सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये 3 मेथड करना है। अब तुम बोलेगा भैया 3 में से कौन सा इंपॉर्टेंट है? तीनों में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपका HS यानी 12 के फाइनल में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन 12 के पहले जो सेंटअप होता है या आपका प्री टेस्ट होता है वो सब के अंदर में इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है। और जो बड़ा क्वेश्चन अपने करेंगे बैलेंस शीट वाला, उसके अंदर में इस चैप्टर का बहुत काम है, इसलिए चैप्टर ओवरऑल देखो तो इम्पोर्टेंट है। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर ऑफ परचेज। अब तुम बोलेगा भैया थोड़ा बता दीजिए कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, व्हाट इज़ दिस। तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये क्या है और अपने क्या चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो वीडियो आप देख रहे हो या इसके बाद वाला वीडियो, उसमें खाली मैं आपको मेथड के बारे में समझाऊंगा, बाकी कोई भी डिस्कशन वी विल नॉट डू। और जब आप ये समझ जाओगे मेथड तो कुछ एग्जांपल्स कराना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो अपने पहले समझ रहे हैं एवरेज मेथड के बारे में। तो मैंने आपको एवरेज मेथड में क्या बोला? गुडविल निकालने का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर ऑफ परचेस, ये मैंने आपको बताया। अब तुम बोलेगा भैया ये क्या है और क्या चीज़ कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूँ बेटा। मैं सामने वाला मान लो तुम्हारे पास आया, मैं तुमको बोला मेरे को तुम्हारा बिज़नेस ख़रीदना है।
तुम मुझे बोला कि भैया गुडविल का पैसा देना होगा, मैं बोला ठीक है हम गुडविल का पैसा भी देंगे, बताओ गुडविल कितने का। तो गुडविल निकालने के लिए अपने लोग डिसाइड किया एवरेज मेथड में जाएंगे। अब बोलोगे भैया ये एवरेज मेथड क्या होता है, तो एवरेज मेथड बोलता है कि गुडविल निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। AP स्टैंड्स फॉर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, इस एवरेज प्रॉफिट का अपने एक और नाम देते हैं इसको समझने के लिए, और इसका दूसरा नाम जो अपने दे रहे हैं वो है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब तुम बोलेगा भैया थोड़ा समझा भी दीजिए कि क्या है। तो बेटा पहले तो सिंपल कैलकुलेशन समझो। एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है कि मान लो अभी क्या चल रहा है 2020, तो 2019 ये करेंट ईयर चल रहा है, तो 2019, 18, 17 कुछ पास्ट ईयर्स का प्रॉफिट, जैसे मान लो यहाँ का प्रॉफिट है 20, 30 और यहाँ का है 40, ये प्रॉफिट है, ठीक है। 20,000, 30,000, 40,000। अभी कौन सा साल चल रहा है, अभी चल रहा है 2020। तो पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट, मैं एग्जांपल में पिछले 3 साल ले रहा हूँ, तुम अगर चाहो तो 5 साल, 6 साल, कोई भी सब में जो भी देगा। तो जो पिछले साल का प्रॉफिट है उसका टोटल यानी 90,000, उसका एवरेज कितना साल है, 1, 2, 3, कितना साल है 3, तो डिवाइड बाई 3 कितना आ रहा है 30,000 एवरेज आया। जो पिछले साल का प्रॉफिट देगा उन सब का टोटल डिवाइडेड बाय पिछला कितना साल है, 3 साल है तो डिवाइड बाई 3, 4 होता तो डिवाइड बाई 4, 5 होता तो डिवाइड बाई 5, सबका टोटल डिवाइड बाई जितना साल का प्रॉफिट दिया आ गया। तुम बोलेगा भैया ये क्या है, इसको अपने बोल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब पास्ट ईयर का प्रॉफिट का एवरेज, पास्ट ईयर्स का प्रॉफिट का एवरेज। एवरेज प्रॉफिट का मतलब हुआ पास्ट ईयर का प्रॉफिट का एवरेज। अब तुम बोलेगा भैया तो क्या फ़ायदा है इसको निकाल के, इसको निकालने का मतलब ये हुआ कि अपने ये मान के चल रहे हैं कि ये जो 30,000 रुपया है ये आने वाले टाइम में भी कंपनी कमाएगा। अपने क्या मान के चल रहे हैं कि जो पिछले साल कंपनी कमाया है ऑन एन एवरेज 30,000 रुपया, ये आने वाले साल में भी कमाएगा। अपने ये मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि वी अज्यूम दैट कंपनी ऑन एन एवरेज कैन अर्न दिस प्रॉफिट इन कमिंग ईयर ऑल्सो। आने वाले साल में भी कंपनी ये प्रॉफिट कमा सकता है। आने वाले साल में कमा सकता है यानी ये प्रॉफिट फ्यूचर में आप अर्न कर सकते हो, तो फ्यूचर में आप ये मेंटेन कर सकते हो ये प्रॉफिट, इसलिए इस प्रॉफिट का दूसरा नाम है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, FMP। यानी आप ये प्रॉफिट फ्यूचर में भी कमा सकते हो। अब तुम बोलेगा भैया कितना साल कमा लोगे, मान लो मैं आपको बोला आप आने वाले 10 साल तक इसको कमा सकते हो। आने वाले कितने साल तक कमा सकते हो, 10 साल तक। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आने वाले 10 years तक फर्म ये प्रॉफिट कमा सकता है। तो ये जो आने वाले साल तक आप कमा सकते हो, जितना साल आप इस प्रॉफिट को मेंटेन कर सकते हो, इसको अपने बोलते हैं ईयर ऑफ परचेज। इसको आप क्या बोलोगे, ईयर ऑफ परचेज, कि आने वाले साल आप इतना कमा सकते हो। और ये क्या हुआ, एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल कैसा आएगा, 30,000 इंटू 10, फॉर्मूला के हिसाब से यही तो है। एवरेज क्या है 30,000, ये प्रॉफिट जो मैं कमा रहा हूँ ये आने वाले 10 साल तक मैं कमा सकता हूँ। यानी मेरा फर्म का अर्निंग कैपेसिटी है 3 लाख, तो 3 लाख मेरा क्या है, गुडविल का वैल्यू। कि माई गुडविल वैल्यू इज़ 3 lakhs, कि मैं आने वाला 3 लाख रुपया, मतलब ये आने वाला 10 साल तक 3 लाख रुपया तो मेरा ये फर्म कमा के दे सकता है। सिंपल, क्लियर हो गया। तो मैं इसको ऐसे पकड़ ले रहा हूँ कि ये जो 3 लाख रुपया है ये क्या है, मेरा गुडविल है। सिंपल। तो गुडविल निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। अब तुम बोलेगा कि भैया
यानी मेरे को ये ओवरऑल ये सब में यही ध्यान रखना है ना, गुडविल इक्वल्स एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेस। द आंसर इज़ येस। लेकिन बेटा आपको अभी से समझना होगा, क्योंकि आने वाले, मैंने आपको क्या बोला, 12 का जो अकाउंट्स है यही सीए में भी आएगा आपका, फाउंडेशन लेवल में, सीएस का फाउंडेशन लेवल में, बीकॉम का फर्स्ट स्टेज में। तो आपका ये सब का बेसिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। अब तुम बोलेगा भैया कुछ खास बात। हाँ बिल्कुल खास बात है। क्या खास बात है? ये जो बेटा प्रॉफिट लेते हैं ना अपने इस प्रॉफिट का एवरेज निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि अपने ये मानते हैं कि कंपनी ये प्रॉफिट फ्यूचर में भी कमाएगा, कंपनी ये प्रॉफिट फ्यूचर में भी कमाएगा। तो अगर इस प्रॉफिट में आप देखते हो कोई ऐसा प्रॉफिट है या ऐसा इनकम है या ऐसा लॉस है जो फ्यूचर में नहीं होने वाला है कभी भी, तो आप उसको हटा देना इसमें से। आप एवरेज क्यों निकाल रहे हो? बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं आने वाला फ्यूचर में भी ये कमाऊँगा। तो इसीलिए अगर इस प्रॉफिट में प्रॉफिट आता कैसे है, प्रॉफिट आने का सिंपल डेफिनेशन क्या है? इनकम माइनस एक्सपेंस इज़ योर प्रॉफिट। तो अगर कोई भी इनकम या एक्सपेंस इसमें से ऐसा है जो आपको लगता है कि फ्यूचर में नहीं होगा, उसको आप हटा दो ना। तुम बोलेगा भैया जैसे कुछ एग्जांपल बताइए। जैसे सपोज़ करो 2019, 18, 17, आपको इस 3 साल का ही तो प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट गिवन आपको दिया हुआ है 20,000, 30,000 एंड 40,000, ये दिया हुआ आपको। क्लियर है? अब मान लो कि 2018 में मान लो कि आपने 5,000 रुपया का प्रॉफिट कमाया। कहाँ से कमाया था ये प्रॉफिट? ये प्रॉफिट आपने कमाया था मशीन को बेच के, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। तो बेटा ज़रूरी है कि फ्यूचर में भी आप एसेट को प्रॉफिट में ही बेचोगे? एसेट बेचना आपका काम नहीं है, आपका काम है गुड्स को ख़रीदना, गुड्स को बेचना। एसेट अपने लोग का रेकरिंग एक्टिविटी नहीं है, एसेट बेचना अपना नॉन रेकरिंग एक्टिविटी है, जो चीज़ फ्यूचर में रिपीट नहीं होगा। तो भाई एसेट बेचना अपना काम नहीं है। तो ये जो एसेट बेच के प्रॉफिट हुआ है ये फ्यूचर में नहीं आएगा, तो आप इसको 2018 का प्रॉफिट में से हटा दीजिए। सिंपल। जो फ्यूचर में नहीं आना है उसको मैं क्यों रखूँ? तो ये वाला कमाई मैं अपना हटा दिया। मान लो मैं आपको बोलूँ कि 2019 में बेटा कि 10,000 रुपया ना मेरा चोरी हुआ था, लॉस। क्यों लॉस हुआ था? ड्यू टू थेफ्ट, एम्बेजलमेंट, आग लग गया उस कारण से नुकसान हुआ। तो बेटा जो 2019 में आपका चोरी हुआ ज़रूरी है कि फ्यूचर में भी होगा? 2019 में आग लगा तो ज़रूरी है क्या फ्यूचर में भी होगा? तो जो चीज़ फ्यूचर में नहीं होगा वो नुकसान के कारण आपका ये प्रॉफिट कम हो गया। समझना ठीक से, ये नुकसान के कारण आपका ये प्रॉफिट कम हो गया। अगर ये नुकसान नहीं होता तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा आता। तो ये 10,000 रुपीज़ आपको क्या करना होगा? ऐड। एक बार फिर से समझ लो, 5,000 रुपये का जो प्रॉफिट था ये फ्यूचर में नहीं होगा, इसलिए इसको मैं माइनस कर दिया। वैसे ये नुकसान फ्यूचर में नहीं होगा तो इसको प्लस कर दिया। जो नुकसान फ्यूचर में नहीं होगा उसको प्लस, और जो कमाई फ्यूचर में नहीं होगा उसको माइनस। वेरी सिंपल। मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और इसको पूरा फोकस करके ध्यान से रखिएगा। जो नुकसान फ्यूचर में नहीं होगा वो आप प्लस कर दीजिएगा, और जो कमाई फ्यूचर में नहीं होगा वो आप माइनस कर दीजिएगा। अब जैसे आप ये देखो कि ये वाला कमाई मेरा फ्यूचर में नहीं होना, मैंने माइनस कर दिया। ये नुकसान मेरा फ्यूचर में नहीं होगा तो मैं इसको प्लस कर दिया। अब एक चीज़ और समझना आपने को इसमें, तुम बोलेगा भैया और क्या रह गया? जैसे बेटा मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, जगह नहीं है, आप नीचे चाहे कहीं पे भी करो, डिफरेंट कलर से कर देता हूँ। अपने जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट से अपना क्या निकलता है? यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। क्रेडिट का मतलब अपने यहाँ इनकम, डेबिट का मतलब अपने यहाँ क्या लिखते हैं? एक्सपेंस। तो जो डिफरेंस है वो क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना, यही तो सीखे हो 11 में। अब मेरा कहना है
मान लो कि मैंने क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक दिखाना चाहिए था 10, लेकिन मैंने 10 नहीं दिखा दिया 12। मैंने क्लोजिंग स्टॉक दिखाना कितना चाहिए था 10, मैंने 10 नहीं दिखा के कितना दिखा दिया 12, यानी क्लोजिंग स्टॉक आपने ज़्यादा दिखा दिया। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर आप ज़्यादा दिखा दोगे तो यानी आपका इनकम बढ़ गया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, क्रेडिट में। तो क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाने से क्या हो गया, इनकम बढ़ गया, तो आपको वो इधर क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो जब भी आप क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा दोगे तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। मान लो कि मैंने 2019 में 18 में पकड़ो तो समझाने में मेरे को इजी रहेगा। 2018 में मैंने क्लोजिंग स्टॉक 5,000 रुपया ज़्यादा दिखा दिया। तो क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाने से मतलब क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ये 5,000 रुपया क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि आपने क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाया। क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाने का मतलब प्रॉफिट बढ़ जाना। तो इसको आप क्या करोगे, माइनस। तो मैं इसके लिए लिख दे रहा हूँ ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपने क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाया, आपका प्रॉफिट बढ़ गया, इसलिए वो क्या हो जा रहा है, माइनस। वेरी सिंपल। उल्टा भी पकड़ लेना, तुम बोलेगा मतलब, मान लो अभी आप क्लोजिंग स्टॉक को पकड़ा, लेटेस्ट टेक ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिखाना चाहिए था 12, लेकिन आपने दिखाया 10। अब अपने ओपनिंग स्टॉक यानी खर्चा डेबिट में आता है ना, तो यानी आपने खर्चा 12 के बदले 10 दिखाया, तो खर्चा कम दिखाने से प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर आपने ओपनिंग स्टॉक यानी आपका खर्चा ज़्यादा के बदले कम दिखाया, खर्चा दिखाना चाहिए था 12, आपने खर्चा दिखाया 10, तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है ना, तो आपको वो भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक है। तो अगर पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाए हैं तो इसका मतलब इस साल का ओपनिंग स्टॉक कम दिखाए हैं। अगर 2018 में आपने क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाया है तो वो क्लोजिंग स्टॉक 2019 के लिए क्या है, ओपनिंग स्टॉक, यानी 2019 का ओपनिंग स्टॉक आपने कम दिखा दिया। फिर से समझो, 18 का क्लोजिंग स्टॉक अगर आपने ज़्यादा दिखाया तो इसका मतलब 19 का ओपनिंग स्टॉक भी ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो आपको उसका भी इम्पैक्ट 2019 में शो करना पड़ेगा। मैं अभी आपको वैसे डिस्कशन में नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप खाली इतना याद रखो कि जो चीज़ कमाई फ्यूचर में नहीं होगा माइनस, जो खर्चा फ्यूचर में नहीं होगा प्लस, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में जाता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक मैंने ज़्यादा दिखा दिया तो क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाने का मतलब हो गया मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, तो वो क्या हो गया, माइनस। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको बहुत अच्छा से समझना। जो क्लोजिंग स्टॉक 2018 का है वो 2019 का क्या है, ओपनिंग स्टॉक। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाए हो तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का भी ज़्यादा हो गया, और ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाने का मतलब खर्चा ज़्यादा हो गया। खर्चा ज़्यादा होने से प्रॉफिट क्या हो गया, कम। तो आपको वो क्या करना पड़ेगा, प्लस, यानी ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या हो गया, प्लस। ये थोड़ा समझना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक है 2018 का, अगर 2018 का क्लोजिंग स्टॉक आपने ज़्यादा दिखाया तो 2019 के लिए क्या है, ओपनिंग स्टॉक, यानी 18 का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो 19 का ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है। पहले इस चीज़ को थोड़ा सा अलग तरीके से और ले जाते हैं। क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक का कंसेप्ट को थोड़ा अच्छा से समझ लेना, ठीक है। पहले आप ऐसे समझो, क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है। तो यानी अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा दिखाता हूँ तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। अगर क्लोजिंग स्टॉक मैं कम दिखाता हूँ तो इसका मतलब प्रॉफिट कम है, ठीक है। क्रेडिट में जाता है, अगर मैं ज़्यादा दिखा रखा हूँ क्लोजिंग स्टॉक तो प्रॉफिट ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है। और अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कम है। तो अपने को इसको रेक्टिफाई करना होगा, तो वी नीड टू रेक्टिफाई दिस। क्लियर हो गया बात यहाँ तक? ये अपने दिखा रहे हैं, ध्यान रखना, सोल। अब इस चीज़ को एक और तरीके से समझो। ओपनिंग स्टॉक ये कहाँ जाता है, ट्रेडिंग का डेबिट में।
तो अगर आपने ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाया है कि कम दिखाया है वो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर मान लो आपने ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाया है तो इसका मतलब आपका खर्चा ज़्यादा है, तो आपका प्रॉफिट हो गया कम। तुम बोलेगा भैया मतलब ये ऊपर वाले का एकदम उल्टा बेटा। और अगर आपने ओपनिंग स्टॉक कम दिखाया है यानी खर्चा कम दिखाया है तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट है ज़्यादा। समझ गया? थोड़ा अपने लैंग्वेज में लिख लेना। तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं पीछे जो डिस्कशन कर रहा था वो क्या था, मैं आपको बोल रहा था इफ़ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2018 मैंने ज़्यादा दिखाया है तो इसका मतलब मैंने ओपनिंग स्टॉक 2019 का भी ज़्यादा दिखाया है। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो 18 का है वो 19 का ओपनिंग स्टॉक है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक आपने ज़्यादा दिखाया है तो इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। और अगर आपने ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाया है तो इसका मतलब प्रॉफिट कम है। 18 का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, 19 का प्रॉफिट कम है। तो आपको इसको ठीक करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, 18 में प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो आप उधर माइनस करोगे, 19 का प्रॉफिट कम है तो आप उसको प्लस करोगे। 18 में माइनस, 19 में प्लस। तो देखो यही चीज़ तो मैंने किया है, 18 में माइनस, 19 में प्लस। अगर तुमको कभी भी कन्फ्यूज़न हो तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक का आप जो इम्पैक्ट करोगे उसका ठीक दूसरे साल उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट नेक्स्ट ईयर में करोगे। ठीक है। तुम बोलेगा भैया अपने कर क्या रहे हैं, अपने ये कर रहे हैं कि बेटा जो प्रॉफिट अपने एवरेज निकालते हैं अपने मानते हैं कि ये फ्यूचर में भी कमाएगा। तो अगर उसमें कोई भी ऐसा चीज़ है जो फ्यूचर में नहीं होना है तो उसको अपने लोग प्लस माइनस करके ठीक करके निकालेंगे। ठीक करने के बाद फिर इनका एवरेज निकाल के अपने एवरेज प्रॉफिट में लिखेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब ये प्रॉफिट का आप एवरेज लेते हो इसमें अगर कोई ऐसा चीज़ है जो फ्यूचर में नहीं होना है यानी जो नुकसान फ्यूचर में नहीं होगा या जो कमाई फ्यूचर में नहीं होगा तो उसको प्लस माइनस करके या जो क्लोजिंग स्टॉक का गड़बड़ है उसको ठीक करके आप क्या करोगे, ठीक करने के बाद आप उसका फिर से प्रॉफिट का एवरेज निकालोगे और एवरेज निकालने के बाद आप फॉर्मूला में लगाओगे। मैं आपको एक यहाँ पे चीज़ और बता देता हूँ, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो मुझे उसको माइनस करना है। और अगर क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया हुआ है यानी डिक्रीज़ है तो प्रॉफिट कम है उसको प्लस करना है। एग्ज़ाम में डिक्रीज़ को अंडर वैल्यूएशन, इंक्रीज़ को ओवर वैल्यूएशन बोलेगा, ध्यान रखना। इफ़ यू नीड टू राइट इट डाउन। डिक्रीज़ को एग्ज़ाम में अंडर वैल्यूएशन नाम देगा और इंक्रीज़ को एग्ज़ाम में ओवर वैल्यूएशन नाम देगा। तो अगर आपको बोलेगा एग्ज़ाम में कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन है तो आप माइनस कर दीजिएगा। अगर आपको एग्ज़ाम में बोलेगा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन है तो प्लस कर दीजिएगा। रीज़न ये है ग्रेड वाला। वैसे ही यहाँ पे अगर आपको एग्ज़ाम में बोलेगा ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन है तो आप उसको प्लस कर दीजिएगा। अगर आपको बोलेगा ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन है तो आप उसको माइनस कर दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा क्लोजिंग स्टॉक का इम्पैक्ट नेक्स्ट ईयर भी आएगा, ओपनिंग का नहीं आएगा। ठीक है, आप आने वाले साल का देखोगे, पिछले साल का नहीं। क्लोजिंग का इम्पैक्ट नेक्स्ट ईयर आएगा। तो जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो नेक्स्ट ईयर उल्टा इफेक्ट होगा, जो इस साल हो रहा है उसका ऑपोजिट नेक्स्ट ईयर होगा। ये बात यहाँ लिख लो, क्लोजिंग स्टॉक का इम्पैक्ट नेक्स्ट ईयर आएगा एंड ऑपोजिट इम्पैक्ट आएगा। क्लोजिंग ईयर का इम्पैक्ट नेक्स्ट ईयर आएगा एंड ऑपोजिट आएगा। क्लोजिंग ईयर का इम्पैक्ट नेक्स्ट ईयर आएगा एंड ऑपोजिट आएगा। जैसे यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। ठीक है। अब तुम बोलेगा भैया कोई समरी बना दीजिए ना इसका। तो बेटा बिल्कुल समरी बनाया हुआ है, आप देखो यहाँ पे वी हैव डन ऑलरेडी। मैंने आपको बोला जो प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा उसमें एबनॉर्मल लॉस यानी जो लॉस फ्यूचर में नहीं होगा, जैसे जो लॉस बेटा फ्यूचर में नहीं होगा, जैसे लॉस ड्यू टू थेफ्ट, चोरी, फायर। ठीक है। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है हेरा फेरी। तो ये सब के कारण अगर कोई भी नुकसान है तो आप उसको क्या करोगे, ऐड, क्योंकि ये नुकसान फ्यूचर में नहीं होगा। तो जो नुकसान फ्यूचर में नहीं होगा प्लस। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो अपने एसेट बेचा तो एसेट आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ी ना है, दिस इज़ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये आपका बिजनेस नहीं है तो आप फ्यूचर में ज़रूरी नहीं है एसेट बेचो।
तो जो नुकसान हुआ है एसेट बेच के वो प्लस, क्योंकि ये नुकसान फ्यूचर में नहीं होगा। नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, ये नॉन रेकरिंग का मतलब जो रिपीट नहीं होगा। रेकरिंग का मतलब अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है तो नॉन रिपीटिंग, तो जो एक्सपेंस फ्यूचर में रिपीट नहीं होगा प्लस। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन, तो देखो मैंने आपको यहाँ बताया है ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन प्लस, तो देखो मैंने वही लिखा है ऐड में ही, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन क्या कर दोगे प्लस। वैसे क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन प्लस। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू, तुम बोलेगा भैया ये क्या है। मान लो आपने मशीन ख़रीदा, तो बेटा मशीन कहाँ जाता है बैलेंस शीट में, लेकिन आपने उसको लिख दिया पीएल में। बैलेंस शीट में जाता है, आपने लिख दिया पीएल में, तो उस कारण से आपका प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा प्लस। तो भाई बैलेंस शीट का आइटम आपने पीएल में क्यों लिखा, तो मैं एक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, मशीन परचेज्ड बट रिटेन इन पीएल। उस कारण से बैलेंस शीट का आइटम आप पीएल में लिख दिया खर्चा, तो आपका प्रॉफिट कम हो गया, उसको आपको प्लस करना। अब एबनॉर्मल गेन, जो कमाई फ्यूचर में नहीं होगा उसको आप माइनस कर दो। तुम बोलेगा भैया जैसे आपका लॉटरी लग गया, ज़रूरी है क्या फ्यूचर में भी लॉटरी लगेगा, माइनस करो, ठीक है। वैसे ही कोई प्रॉफिट हो गया ऑन सेल ऑफ एसेट, मान लो आपने कोई एसेट बेचा, तो ज़रूरी है क्या फ्यूचर में भी एसेट बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, उसको भी क्या कर दोगे माइनस। वैसे ही नॉन रेकरिंग इनकम, जो कमाई फ्यूचर में नहीं होने वाला है उसको आप माइनस कर दीजिए, एकदम सोचना भी नहीं है आपको। या मान लो कि आपने ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन है, कम दिखाया है, तो उसको आपको माइनस करना होगा, ये सारा माइनस, ठीक है, नोट कर लेना अच्छा से। वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाए और प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो माइनस। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन का मतलब कोई पार्टनर बिजनेस चला रहा है तो उसको तो सैलरी देना होगा, अगर वो सैलरी नहीं माइनस किया हुआ है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। एनी अदर फ्यूचर एक्सपेंस, कोई खर्चा आपको लग रहा है कि फ्यूचर में लगने वाला है तो उसको अभी से माइनस कर दो, जो खर्चा फ्यूचर में लगने वाला है उसको माइनस कर दो। जैसे आपको बोलेगा कि भाई हमने इंश्योरेंस लिया है तो फ्यूचर में वी मे हैव टू पे इंश्योरेंस प्रीमियम, तो उसको अभी से माइनस करो, ठीक है। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा, ये जैसे मैं 1 साल का लिया हूँ, वैसे 2-3 साल में जो करेक्शन है करोगे, फिर उस प्रॉफिट का एवरेज आपको लेना पड़ेगा। वो एवरेज लेने के बाद आप फॉर्मूला लगाओगे एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। पहले आप ये वीडियो देखो, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके ऊपर कुछ सम्स करेंगे, तब जाके कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा, ठीक है।